हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। करंट अफेयर बेस्ड जो अपनी क्विज चल रही है उसमें आपका स्वागत है। अपन क्वेश्चन बेस्ड क्विज डिस्कस करते हैं जिसमें बहुत ही डिटेल से टॉपिक्स कवर होते हैं और एक क्वेश्चन फॉर्मेट में होने से वो आपको इजीली याद रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड नंबर 6, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ये किस के द्वारा पब्लिश किया जाता है? यूएन के द्वारा, वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा या फिर यूनेस्को के द्वारा? पोज करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, बेसिकली हुआ क्या, अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स डेवलप किया गया था, वो पब्लिश हुआ, तो उसके बेसिस वो क्या है, उसके अंदर इंडिया की रैंक और भी ज़्यादा वीक हो गई। इंडिया पहले एट्थ रैंक पे स्टैंड कर रहा था लास्ट ईयर। लास्ट जो पब्लिकेशन हुआ था ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, उसमें अभी इंडिया का रैंक हो गया है 7 का मतलब ये हो गया कि इंडिया में ज़्यादा टेररिज्म होता है। ठीक है, टेररिज्म इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो बेटरमेंट का मतलब क्या हो गया रैंक में कि टेररिज्म इंक्रीज़ हो रहा है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि इस इंडेक्स में इंडिया के बाद में नाम आता है साउथ सुडान, फ़लस्तीन इनका, जहाँ पर नॉर्मली ये क्राइम चलते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इनसे भी बुरा हाल इंडिया का बताया गया है। तो इस बेसिस पे या इस पॉइंट को देख करके और नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है कि किसका, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है उसी के बेसिस पे या फिर ये कहीं ना कहीं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का यूज़ करके ही ये इंडेक्स भी कहीं ना कहीं डेवलप होता है। वर्ल्ड में बहुत सारे इंडेक्सेस ऐसे हैं जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स बेस्ड होते हैं। इसलिए जो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवलप करता है, वो भी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को ऑब्जर्व करता है। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ से पिक किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट ये है, ये किसने पब्लिश की या फिर ये पब्लिश कौन करता है? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस या फिर वॉक फ्री फाउंडेशन? सोच के बताइए, इसका आंसर है वॉक फ्री फाउंडेशन। ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया था कि इंडिया ने पहले वॉक फ्री फाउंडेशन की जो ये मूवमेंट वाली जो आई थी रिपोर्ट, ठीक है, उस पर भी इंडिया ने अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर कराया था आईएलओ में कि बोले कि हमारे यहाँ पे इतना बुरा हाल नहीं है जितना कि आप दिखाते हो। ठीक है, तो उस वजह से हम ये भी न्यूज़ में था जो अपन ने कंसिडर कर लिया। तो ये दोनों इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसके बारे में अपने को ये स्टेटमेंट्स देखने और बताना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। यहाँ पे ये गड़बड़ वापस हो रही है पीपीटी में, कोई इशू नहीं है, चलो। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट प्रोपोजेज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म की जितनी भी फॉर्म्स हैं उनको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करती है ये। नंबर 2, इट हैज़ बीन पास्ड बाय यूएनजीए रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको पास किया है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में आप सोचिए और जवाब दीजिए। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्रिमिनलाइजेशन करता है किसी भी फॉर्म के अंदर, इवन जो फंडिंग होती है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए उसको भी क्रिमिनलाइज करने की बात की गई है इसमें। ओके, और इसमें ये अभी यूएनजीए ने पास नहीं किया है, ये अभी भी होल्ड पे है। 1996 में इंडिया लेड एक ग्रुप ने ये प्रपोजल दिया था कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, कि आप टेररिज्म की डेफिनेशन फिक्स करो और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। जितने भी ये एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये हार्म पहुंचा रहे हैं, और इंडिया तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है पाकिस्तान की वजह से। तो इंडिया ने ये स्टेप लिया था 1996 में, यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये लेके आए थे एक रेजोल्यूशन, पर वो अभी भी होल्ड पे है, पास नहीं हुआ। तो इसका स्टेटमेंट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनएफसीसीसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी मीटिंग कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो 25वीं कॉप हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? मैड्रिड स्पेन में, लंदन यूके में,
कैटोविक पोलैंड में या पेरिस फ्रांस में? कहाँ पे हुई थी? इसका सही आंसर है मैड्रिड स्पेन में। और नेक्स्ट कहाँ पे होने वाली है? वो होने वाली है लंदन यूके में। ठीक है, पेरिस में हुई थी कब? 2015 में, जब साइन किए, जब एक तरीके से पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो था उस पर उसका एक तरीके से फाइनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, वो और कैटोविके में भी हो गया, पर ये लॉग एक तरीके से होल्ड पे ही रह गया, इसमें कोई आउटकम नहीं निकल पाया था। तो फिलहाल जो अपन 25 की बात कर रहे हैं वो तो मैड्रिड में हुई थी, और नेक्स्ट 26 जो होने वाली है वो लंदन में दिसंबर 2020 में होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। थोड़ा सा अगर अपन बात करें UNFCCC के बारे में, तो 1992 में जब रियो अर्थ समिट हुआ था, जिसमें फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के कंट्रीज़, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, UN और ये सारे एक साथ आकर के फिर बैठे थे, और फिर उन्होंने डिस्कशन शुरू किया था कि अपने को कैसे भी करके जो एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स आ रहे हैं उनको अपने को कंट्रोल करना है, चाहे वो अपन क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करें, चाहे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें, चाहे फॉरेस्टेशन को इंक्रीज़ करें, लैंड डिग्रेडेशन को इम्प्रूव करें, कैसे भी करके अपने को अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको बोलते हैं रियो अर्थ समिट। ठीक है, उस टाइम पे UNFCCC ये निकल के आया था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है, वो कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में, 2010 में, 1972 या 2020? सोच के बताइए। इसमें थोड़ा आप एनालिसिस का अप्रोच करेंगे, आप आराम से दे पाएंगे। और हल्का सा मैंने हिंट, हल्का सा मैंने इसमें एलिमिनेशन वाला अगर आप अप्लाई करो तो पिछले क्वेश्चन में दिया है इसका जवाब। हल्का क्लियर तो नहीं है? चलिए मैं देता हूँ, इसका आंसर है 2010। अब आप देखो यहाँ पे 1992 में फर्स्ट टाइम क्लाइमेट और इनके लिए प्रोटेक्शन के लिए बात होने लगी थी वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो इसका मतलब 1992 के अंदर तो बात ही नहीं है। दूसरी, और वो रियो में हुई थी, तो 1992 को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, दूसरा 1972 यहाँ पे लिमिट्स ऑफ ग्रोथ नाम की एक थ्योरी आई थी 1972 में, जिसमें ये बताया गया था एक लिमिट होगी भाई जी, कि आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, कुछ भी आप अर्थ पे अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज़ करते हो, तो उन चीज़ों की लिमिट होगी आपका यूज़ करने का। 2020 तो वैसे डिजास्टर में चल रहा है, जनवरी से लेके अभी तक कोविड-19 का चल रहा है खतरनाक काम, तो इस वजह से ये नहीं हो पाएगा, तो बचा क्या 2010। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने और भी ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आप आराम से इजीली अप्रोच कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंडक्टिंग केयर्स करके एक प्रोग्राम चल रहा है जिसकी फुल फॉर्म है कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कोविड-19 के अगेंस्ट में चल रहा है। ये कौन सी बॉडी कंडक्ट कर रही है? क्या ये वर्ल्ड बैंक कर रहा है, या IMF कर रही है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रही है, या वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों मिलके कर रहे हैं? पोज करके जवाब दीजिए। इसका आंसर है 3। ये है अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जिसमें अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया को 1.5 बिलियन US$ का लोन दिया गया है ADB के द्वारा। वो इसी प्रोग्राम के अंडर में है, जिससे कि कैसे भी करके आप कोविड-19 को ख़त्म करो, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी को थ्रेट है। ओके, और ये जो लोन दिया गया था वो दिया गया है इंडिया को। और इंडिया की अगर अपन बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से जितने भी लोन लेने वाले कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया चाइना के बाद नंबर 2 पे आता है। ठीक है, चाइना पहले नंबर पे है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से ज़्यादा लोन लेता है, दूसरे नंबर पे इंडिया। पाकिस्तान भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, वो भी लोन वहाँ से लेता है। मतलब एशिया की डेवलपमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड लोन का मतलब क्या होता है? व्हाट डज मीन बाई हार्ड लोन? हार्ड लोन का मतलब क्या होता है? क्या ये मटेरियल या कोई पर्टिकुलर थिंग्स अपन हाथ में पकड़ाए कोई चीज़ दे दे तो उसके फॉर्म में लोन दिया जाता है, वो है? या फिर एंशिएंट टाइम पे रूलर्स जो हैं अपन अपने सबऑर्डिनेट्स को लोन देते थे, उसको हार्ड लोन बोला गया? या फिर लोन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रेट, जो मार्केट रेट में जो लोन चल रहे हैं, मार्केट रेट जो चल रही है इंटरेस्ट रेट, उसके ऊपर आप लोन दे रहे हो किसी को, तो वो हार्ड रेट हो जाएगी? या फिर जो मार्केट रेट चल रही है उसके जस्ट डबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप लोन दे रहे हो? सोच के बताइए आप। उसमें आप बहुत
अगर आपको क्लियर पता है तो दे देंगे, बाकी इसमें जो ईजीएस्ट जो आप इग्नोर कर रहे हो आंसर, वही आंसर इसका ज़्यादा जाएगा, वो है आंसर 3। ठीक है, इसका आंसर है 3। नॉर्मल जो मार्केट रेट चल रही है उस पर अगर आपको लोन कोई भी बैंक प्रोवाइड कर रहा है या फिर कोई भी बैंक ये लोन प्रोवाइड कर रहा है तो वो हार्ड लोन होता है। जबकि सॉफ्ट लोन क्या होता है, मार्केट रेट जो चल रही है मार्केट के अंदर उससे कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड करे। तो बेसिकली कंटेक्स्ट ये था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके बारे में जब डिटेल पढ़ते हैं तो अपने को दो कंटेंट मिलता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो हार्ड लोन भी देता है और सॉफ्ट लोन भी देता है। और हार्ड लोन क्या होता है, लोन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रेट, प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और जबकि उससे कम इंटरेस्ट रेट पे अगर आपको लोन दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट लोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में के अंडर में कौन कौन से आते हैं, इन चारों में से बताओ। क्या पब्लिक सर्वेंट्स आते हैं, या ब्राइब गिवर्स जो रिश्वत देते हैं वो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और प्राइवेट फॉर्म्स आती हैं, इनमें से कौन सा आंसर है? तो उसके बताइए, A B C D में आप पेयरिंग निकाल सकते हैं। देखिए इसके अंदर पब्लिक सर्वेंट तो पहले से थे, फिर 2018 में अमेंडमेंट हुआ तो उसमें ब्राइब गिवर और ब्राइब टेकर, मतलब रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों हो गए, तो ब्राइब गिवर भी इंक्लूडेड है। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आई है जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के पर्सनल जो काम कर रहे हैं वो भी इसी के अंडर में आएंगे। ठीक है, और प्राइवेट फर्म्स नहीं आती अभी तक। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3, दैट मीन्स आंसर इज बी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग की है। बेसिकली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती क्या है, ये यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो UGC एक्ट 1956 के अंडर में इनको रिकॉग्निशन मिलता है, और इनके हाथ में इनकी वर्किंग, इनकी फंक्शनिंग वैसी ही होती है जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन्हीं के हिसाब से ये काम करती हैं। तो इस वजह से इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो 1988 का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें अपनी रूलिंग डिक्लेयर की है, और उसमें ये चीज़ कही है कि अब से डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी इसी एक्ट में आएंगी। मतलब यहाँ पर अगर करप्शन कोई करता है तो उन करप्शन करने वालों के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है इस एक्ट के अंडर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इधर साइक्लोन्स दिए हुए हैं, इधर रीजन दिया हुआ है। टाइफून, क्या ये पैसिफिक में आता है? हरिकेन्स, क्या ये अटलांटिक ओशन में आती है? टॉर्नेडोज, क्या ये साउथ USA में आते हैं? तो अपने को करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है, पोज करके आप बताइए। इसका आंसर है डी, ऑल। ये बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। साइक्लोन्स के बारे में आपको वीडियो ज्योग्राफी में मिल जाएगी डिटेल में, अभी तो अपलोड हुआ नहीं है, कोर्स चल रहा है कंटिन्यू, आपको मिलेगा वहाँ पे डेफिनेटली। तो यहाँ पे अगर अपन कंटेक्स्ट की बात करें तो पैसिफिक रीजन के अंदर टाइफून आते हैं, टाइफून बोला जाता है इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। अटलांटिक रीजन के अंदर हरिकेन्स बोली जाती हैं, ठीक है, और सदर्न USA के अंदर इनको टॉर्नेडो बोल दिया जाता है। इंडिया वाले रीजन में बात करें तो अपने यहाँ पे आती है साइक्लोन ही बोल दिया जाता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो विली नाम से आते हैं ये। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर इन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, और ये इस तरीके से आंसर अपन ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसके बारे में अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन के टाइम पे डिस्कस किया था, तो मैंने सोचा लास्ट में ऐड करूँ थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए। तो अब बताइए इसका आंसर क्या है, कौन ये पब्लिश करता है? इंटरपोल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इन चारों में से कौन सा है? जी हाँ, इसका आंसर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। तो आज की डिस्कशन में अपना यहीं पे ख़त्म होता है एपिसोड नंबर 6। एपिसोड नंबर 7 के साथ में कल फिर आएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन क्वेश्चन से फिर आंसर की तरफ जाएंगे, फिर आर्टिकल को पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा क्वेश्चन किसी भी आर्टिकल में आ सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।